एक पुराना मसला जो अब नई शक्ल में नए आंदोलन के रूप में सामने आ रहा है, भूमि अधिग्रहण का। उस पर सारी चर्चा, सब कुछ हमेशा की तरह मैं आपको समझाऊंगा, बताऊंगा, इसके जो सही प्लेयर्स हैं उनसे बातचीत करूंगा। पहले खबरों का घटनाक्रम, आज क्या क्या हुआ। सबसे पहले एक न्यूज रिपोर्ट जो दिल्ली में इतना बड़ा मसला बन रहा है, उसमें क्या क्या हुआ ये आपको बता रही है। इन्होंने तो कांग्रेस के कानून को भी संशोधन करके ऐसा कानून लेके आए हैं कि अब ये भी सरकार एक तरह से प्रॉपर्टी डीलर का काम करेगी बड़े बड़े उद्योगपतियों के लिए। संसद मार्ग में अन्ना के मन से मोदी सरकार पर हमला बोलते अरविंद केजरीवाल। राजनीतिक पार्टी बनाने के बाद ये पहला ऐसा मौका था जब केजरीवाल अन्ना के साथ आए। हालांकि अतुल अंजान और हनान मुल्ला केजरीवाल के मंच पर आने के विरोध में उठकर भी चले गए। इससे पहले अन्ना हजारे भी भूमि अधिग्रहण अध्यादेश और किसानों के हक को लेकर मोदी सरकार को लगातार निशाने पर लेते रहे। अगर जेल भरो आंदोलन में कोई भी जेल खाली नहीं है तो नरेंद्र मोदी सरकार का दिमाग जगह पर आ जाएगा। संसद मार्ग पर अन्ना का साथ देने कई सामाजिक संगठनों से जुड़े लोग और कार्यकर्ता पहुंचे। साथ ही बड़ी संख्या में किसान भी यहां आए अपनी परेशानियों और उम्मीदों के साथ। हम आप चाहते हैं कि हमारी जमीन हमको मिल जाए, उसी में हम अपना खेती करें, गल्ला पैदा करें, अपने बच्चों को खिलाएं, तो हमारी भी गरीबी दूर हो। हमन के जंगल के महुआ प्यार पत्ता हेन तेन जो कुछ सुख है तो हमन के सूट हो जाए। यही के मांग से आल बन जाए। हमन के बच्चा का खाए, गरीब विधवी बने, पढ़ा न लिखा बने, तो कैसे जीवन बचा। हालांकि शुरुआत में लोगों के बीच अन्ना के मंच को लेकर गफलत बनी रही, क्योंकि सोमवार को अन्ना जंतर मंतर पर थे और मंगलवार को संसद मार्ग पर। अन्ना का जो आंदोलन है वो बाद में तय हुआ है। इन्होंने पहले से तैयारी कर रखी थी और ये लोग यहाँ पर करने वाले थे, लेकिन अब जो ये दो भागों में फिलहाल बटा हुआ दिख रहा है, हो सकता है कि बाद में अन्ना कुछ देर के लिए यहाँ पर आए, क्योंकि यहाँ के कुछ आयोजकों का ये भी कहना है कि हमने कुछ देर के लिए अन्ना को बोला है कि वो यहाँ पर आए। सरकार पर दबाव बनाने को लेकर बेशक अन्ना का 2 दिनों का ये आंदोलन अब पूरा हो गया हो, लेकिन वो लोग जिन्हें आज बीच रास्ते में ही रोक दिया गया था, बुधवार को भी अपना आंदोलन जारी रखेंगे। लेकिन इनका जोश देखकर तो यही कहा जा सकता है कि पिक्चर अभी बाकी है। ये जमीन इन किसानों का गुरूर है, आत्मविश्वास है और इनकी कमजोरी भी है। अलग अलग राज्यों से कई किलोमीटर पैदल चलकर ये लोग दिल्ली तक पहुंचे हैं, बड़ी उम्मीदों के साथ कि सरकार इनकी आवाज जरूर सुनेगी। अब देखना है कि जो जमीन इनके वजूद का सवाल बनी हुई है, उसको लेकर केंद्र सरकार का क्या रुख रहता है। नई दिल्ली से कैमरा पर्सन मनु नायर के साथ अदिति राजपूत, एनडीटीवी इंडिया। तो बहुत जानकार लोगों का ये पैनल है। मैं आपको बता दूं, रमेश जी हमारे साथ, जो कि एकता परिषद जो है उसके साथ हैं और किसानों को यहां तक लाने में इनकी एक बहुत बड़ी भूमिका है। निखिल दे को आप जानते हैं, को कन्वीनर है एनसीपीआरआई के। किरित सुमाया को आप अच्छी तरह जानते हैं, भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है। दुष्यंत नागर हैं जो कि किसान संघर्ष समिति के कन्वीनर हैं। पीएल पुनिया साहब हैं जो कि कांग्रेस के नेता है, और मेरे जर्नलिस्ट हिमांशु शेखर हैं जो लगातार इस स्टोरी को बहुत लंबे वक्त से कवर करते आ रहे हैं। सवाल बहुत सीधा सा है, कौन सा बदलाव और कितना बदलाव? कांग्रेस की पोजीशन बहुत स्पष्ट नजर आती है कि कांग्रेस किन किन मुद्दों पर विरोध कर रही है सरकार का। बीजेपी ये कोशिश कर रही है कि दोनों पक्ष, किसान भी और एक तरह से नया उद्योग जगत भी, वो दोनों को समझ में आए कि ये ऑर्डिनेंस उनकी एक जरूरत। ये संतुलन फिर कहां से बन पाएगा? रमेश जी, मैं आपसे शुरू करूंगा। आप लोग बिंदु के हिसाब से अगर हम चले, पॉइंट बाय पॉइंट, चाहते क्या है? देखिए, अब तक इस पूरे अध्यादेश का जो प्रकरण जो नया आया है, उसमें सरकार
एक तरफा है पूरी। सरकार केवल भूमि अधिग्रहण की बात कर रही है। हम लोग जिस आंदोलन की वकालत करते हैं, एकता परिषद की वकालत करते हैं, हमने 2006, 2007, 2012 में आंदोलन किया और हमने कहा कि सरकार भूमि वितरण की भी तो बात करे। सरकार केवल अधिग्रहण की बात क्यों करती है? क्योंकि जब आप भूमि वितरण की बात करेंगे तब शायद इस देश के अंतिम व्यक्ति के विकास की बात होगी। यदि आप अधिग्रहण की बात बहुत करेंगे, अच्छा पॉइंट है कि भूमि वितरण की आप बात को नहीं करते, ठीक है। यदि आप अधिग्रहण की बात करेंगे तो देश के केवल 5 से 10% पूंजीपतियों के हित की बात होगी। तो हम बार बार भारत सरकार को यह कहना चाहते हैं कि इस देश जब आप भूमि वितरण कहते हो, मैं भी कानून के दायरे में नहीं जाऊंगा, उसको कैसे परिभाषित करेंगे? भूमि लेकर किसको किस तरह से वितरित की जाए, क्योंकि एक बहुत प्रतिशत है इस मुल्क के रहने वालों का जो भूमिहीन है, तो इसलिए आप वितरण की बात कर रहे हैं। जी बिल्कुल, हम कह रहे हैं कि इस देश में यदि भारत सरकार का ही आंकड़ा ले तो 6 करोड़ परिवार ऐसे हैं जो आवासहीन हैं, जिसको हम लोग शेल्टरलेस कह सकते हैं, जिनके पास 10 डिसमिल एक झोपड़ी के लिए लायक भी जो है वो जमीन नहीं है। हम कहना चाहते हैं कि यदि मेरे पास एक जमीन का टुकड़ा ना हो इस देश में, तो मैं क्या एक केवल मतदाता कार्ड के जरिए अपने आप को इस देश का नागरिक मान लूं? ठीक है, मेरा कोई पहचान नहीं, मेरा कोई स्वाभिमान नहीं, मेरी कोई इज्जत नहीं, मेरा कोई अधिकार नहीं। तो इसलिए सबसे पहली बात, इस देश के उन 6 करोड़ लोगों को आवास की भूमि देने का होना चाहिए। पिछली सरकार ने जब सत्ता में थी, जब हमसे समझौता जब किया था, तो राष्ट्रीय भूमि अधिकार कानून जो है, आवासीय भूमि अधिकार कानून को उन्होंने स्वीकृत किया था, लेकिन उसको संसद में नहीं लाया। हम इस सरकार से यह कहने के लिए दिल्ली में आए हैं कि उस कानून को आप संसद के पटल पे लाइए, ताकि इस देश में भूमि वितरण का अध्याय शुरू हो सके। ठीक, बहुत स्पष्ट बात आपने रखी कि भूमि अधिग्रहण नहीं, वितरण भी। निखिल, आपको लगता है कि यहीं पर हमने बहुत कार्यक्रम किए हैं भूमि को लेकर, इस पुराने बिल को लेकर, क्या आपको लगता है कि यह सोच सरकारें नहीं बदल पा रही? इनसे वादा करती हैं लेकिन एग्जीक्यूट नहीं करती। बहुत स्पष्ट है कि सरकार का सोच बिल्कुल उल्टा है। पुराना हम लैंड रिफॉर्म कहते थे, तो ये कहते थे कि जिनके पास ज्यादा भूमि है वो लें सीलिंग से ऊपर, या बहुत ज्यादा हो किसी के पास, और सीलिंग था, और दें गरीबों को, दें उन लोगों 6 करोड़ परिवारों को जिनके पास कुछ भी नहीं है, दें उनके पास जिनके पास खेती के लिए जमीन नहीं है, दें उन ट्राइबल्स को जो अपने जंगलों में ही नहीं रह पाते, वो एक जरिया था। आज क्या है, और ये अधिग्रहण जो अध्यादेश है, बिल्कुल उल्टा रास्ता है। पूरे अग्रीमेंट में आए थे कांग्रेस, बीजेपी, सारी पूरी पार्लियामेंट, और उन्होंने एक ऐसा कानून लाए जो 1894 के कानून को रिप्लेस कर रहा था, और कह रहा था कि नहीं, यदि आप जमीन छीनेंगे, ये हमें देखना पड़ेगा, ये किसानों से जमीन जबरदस्ती ले रहे हैं, मार्केट नहीं काम कर रहा है, ये नहीं हो रहा है कि हम आपको इतने पैसे देंगे। तो जब छीनेंगे तो कितना छीन सकते हो, किन कंडीशंस में छीन सकते हैं, और वहां और उसका मुआवजा क्या देंगे, और क्या वो उनकी सहमति होगी कि नहीं। तो नंबर 1 है सहमति, नंबर 2 है कि क्या ये पब्लिक पर्पस है कि नहीं है। तो इसलिए वो सोशल इंपैक्ट असेसमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। कौन बताएगा कि वो, और मेरे ख्याल में रमेश जी ने इस बहस को एक बहुत बढ़िया आयाम दिया है। वो पॉइंट पर हम आएंगे कि आप किस तरह से, क्योंकि हमको सबको याद है, मैं आपको बताना चाहूंगा कि पुराने जो कानून रहे हैं जिनमें तब्दीली हुई, जिसका जिक्र निखिल कर रहे हैं, उसमें तो एक ऐसा क्लॉज था जिसमें आप इमरजेंसी तरीके से भी जमीन हासिल कर सकते थे विभिन्न कारणों के लिए, और बाद में उसको आप दे सकते थे। तो उसका बड़ा सरकारों ने इसमें बड़े जमीन घोटाले हुए, बहुत गलत उसका इस्तेमाल किया। अब ये अध्यादेश में वापस उस परिस्थिति में ले जाना चाह रहे हैं, बात यही उस परिस्थिति में ले जाना। दुष्यंत नगर जी, आप भी इनकी बात से इत्तेफाक रखते हैं कि खाली मसला अधिग्रहण का नहीं है कि 80% और पीपीपी मॉडल, मसला यह है कि जिनके पास जमीन नहीं है उनको जमीन कैसे मिले। फिर मैं पूरा समय पीएल पुनिया साहब और चिरंजीवी को बहुत अच्छी बात आपने उठाई है, बीजेपी को रिप्रेजेंट करते हैं। जो आपने कहा, पहली बात तो अभी जमीन अधिग्रहण की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, 50,000 एकड़ लैंड जो कृषि योग्य भूमि थी, जिसका अधिग्रहण किया गया था उद्योगों के लिए, वो खाली पड़ी है, उसका कुछ नहीं हुआ है। उसके अलावा हमारे पास पूरे देश की कुल कृषि योग्य भूमि का 20% कल्लर है, बंजर है, आप उसको एक्वायर कर सकते हो, उसमें किसान को कोई ऑब्जेक्शन नहीं। सही बात है, ये पॉइंट आपका सही है, क्योंकि पहले भी ये बहस उठी थी कि उस जमीन की तरफ आप क्यों नहीं देख पा रहे, और बहुत सारी जमीन जो अधिग्रहण के नाम पर ले ली गई, अंततः उसमें कुछ हुआ नहीं। पिछली सरकार ने जो बिल बनाया था, जो कानून बनाया था, उसमें जो मल्टी क्रॉप लैंड थी, जो बहुउपयोगी भूमि थी, जो सिंचित भूमि थी, जहां पे हमारे किसानों के त्याग और बलिदान से नहरें बनी हैं, जहां इजीली पानी अवेलेबल है बहुत कम कीमत के ऊपर, उसका अधिग्रहण नहीं होगा। होगा तो विषम परिस्थितियों में होगा।
उन सारी चीजों को दरकिनार करके ये सरकार क्या करने जा रही है? इसको कभी देश स्वीकार नहीं करेगा, और ये ना देश के हित में ना किसानों के हित में है। जो चीज किसानों के हित में नहीं है वो देश के हित में कहां से है? और मैं तो ये, हमारे बीजेपी के साथी भी हैं और आपके माध्यम से ये कहना चाहता हूं, हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जापान गए, कोयोटो का मॉडल आ रहा है बनारस में, तो क्या जापान का लैंड एक्विजिशन बिल का मॉडल आप उन्होंने देखा, पढ़ा? क्या वो देश में लागू नहीं होना चाहिए? जापान में जितना बड़ा औद्योगिकीकरण हुआ दुनिया में कहीं हुआ उतना? वहां पे प्राइवेट सेक्टर के लिए 1 इंच भूमि का अधिग्रहण नहीं होता है। जो होता है पब्लिक सेक्टर के लिए होता है, और उसके आसपास जो भूमि का रेट है उसके समानुपात में किसान को मुआवजा दिया जाता है, और वो सारी जिम्मेवारी सरकार की होती है। पिछली सरकार ने जो कानून बनाया था उसमें अधिकारियों के ऊपर जवाबदेही तय की गई थी। हिमांशु, मैं बहुत जल्दी डिस्कस में बार बार कह रहा हूं, कांग्रेस और बीजेपी को आज के दिन सुनना स्पष्टता से, फिर समस्या क्या है? इन्होंने इस चर्चा की शुरुआत रमेश जी ने बड़े अच्छे पॉइंट से कही कि आप अधिग्रहण पर सारी बहस, उसकी तकनीकियों पर सारे, भूमि आप आगे कैसे देंगे और अधिग्रहण किसके लिए, किस मकसद के लिए, किन लोगों के लिए? अल्टीमेटली आखिरकार आप और हम सब जानते हैं, जैसे मैंने कहा निखिल और हम तमाम वर्षों से इस पर कार्यक्रम कर चुके हैं कि अधिग्रहण करके जो आप लैंड यूज चेंज करते हैं, बड़े खेल का आरोप तो उसी पर लगता है, उसी पर आधारित लगता है। तो फिर सरकार एक्चुअली चाह क्या रही है? देखिए, मोटे तौर पे मैं भी देख रहा था कि 2009-10 के आसपास ये पूरी नई बहस शुरू हुई कि जो जमीन अधिग्रहण कानून है पुराना हो चुका है। टप्पल में किसानों पर जो फायरिंग हुई, किसानों का एक बड़ा आंदोलन हुआ, बड़े नेता दिल्ली से वहां गए, मैं वहां पर था, राहुल गांधी, राजनाथ सिंह, कई बड़े नेता वहां आए। उसके बाद एक नई राजनीतिक बहस शुरू हुई जो एक आम सहमति से 2013 के अंत में एक कानून को बदलने पर राजनीतिक सहमति बनी, संसद की मुहर भी लगी, एक नया कानून बना। अब जो मैं देख रहा हूं, फिर से वही सवाल जो है वो महत्वपूर्ण हो गए हैं जो 2010-11 में भी उठ रहे थे, और ऐसा लगता है कि पूरे पॉलिटिकल क्लास में जो एक कॉमन कंसेंसुअल पॉइंट बना था 2013 में जब वो कानून सबकी सहमति से पारित हुआ था, वो कंसेंसस फिर से टूटता नजर आ रहा है। और दूसरा सवाल महत्वपूर्ण यह है कि अन्ना हजारे, वो कंसेंसस पॉइंट आपके हिसाब से क्या था? यह था कि किसानों की जमीन कितनी हो, कैसे तय की जाए और कौन तय करे, इस पर एक कॉमन पॉइंट बना था जो लॉ में रिफ्लेक्ट करता है। ठीक है। और मुआवजा की जो 4 गुना मुआवजा की जो बात कही गई, वो इतना संवेदनशील मुद्दा अब हो गया है कि उसको कोई टच नहीं करना चाहता। लेकिन जो बाकी जो चीजें हैं, सोशल इंपैक्ट असेसमेंट का मामला है, क्लॉज का मामला है, कुछ स्पेशल प्रोजेक्ट्स के लिए ऑर्डिनेंस लाकर जब आप बदलाव करते हैं तो फिर से वही पुरानी बात बहस छिड़ती है। और ऐसा लगता है कि वही सवाल फिर से अहम हो गए जो 2010-2011 में टप्पल किसान आंदोलन के बाद से उठे थे, और जो नेशनल कंसेंसस था, तो वो कमजोर जो रमेश जी और निखिल जी कह रहे हैं कि आप वापस स्थितियों में जा रहे हैं बजाय आगे जाने के, आप ये कहना चाह रहे हैं? नेशनल कंसेंसस जो बना था, ठीक है, उस जमीन अधिग्रहण नए कानून के पर संसद की मुहर लगने के साथ ही ऐसा लगता है कि फिर से वो कंसेंसस टूटता नजर आ रहा है, और नया कंसेंसस किस पैमाने पर बने, इस पर कोई राजनीतिक सहमति बनती फिलहाल नहीं। पीएल पुनिया साहब, बजाय इसके जो आप लोगों ने अपने पॉइंट्स रेज किए हैं, खासतौर पर सामाजिक तौर पर आकलन करने का, सोशल असेसमेंट करने का, इसके अलावा कोई और बड़ा एतराज है कांग्रेस को? फिर मैं पूरा बहुत सारे पॉइंट्स हैं जो किरीट सोमैया जी को एक्सप्लेन करने पड़ेंगे, ये उस कमेटी के सदस्य भी हैं। पुनिया साहब। देखिए अभियान जी, मैं बहुत स्पष्ट रूप से कहना चाहूंगा कि 2013 में जब कानून बना और उसके साल भर गुजरा था, सरकार ने, नई सरकार बन गई, उन्होंने सोचा कि इसमें परिवर्तन करना चाहिए। सरकार को अधिकार है परिवर्तन करने का, सरकार को अधिकार है ऑर्डिनेंस भी लाने का, लेकिन जिस तरीके से ये सब पूरा हुआ उससे सरकार की क्रेडिबिलिटी पे पूरा धक्का लगा है। वो जब पिछले सत्र में तो ये कानून आया नहीं, पिछले सत्र में जो ही खत्म हुआ उसके अगले दिन आप ऑर्डिनेंस इसमें ले आते हैं, और वो ऑर्डिनेंस भी उस एक्ट का, आज हिंदुस्तान के इतिहास में ये पहला उदाहरण है कि 1 साल के अंदर कानून में बदलाव किया, मूलचूल परिवर्तन करने का बदलाव, ये कानून बना, और वो भी ऑर्डिनेंस के माध्यम से। ये बताते हैं कि पंडित जवाहरलाल नेहरू के टाइम में इतने ऑर्डिनेंस हुए, उनके इतने हुए, जनता दल में इतने हुए, एनडीए में इतने हुए, ये वो बात नहीं है। एक कानून बना, और कानून भी आम सहमति से बना, जिसमें भारतीय जनता पार्टी की भी सहमति थी। उन्होंने जो जो सुझाव दिए वो सारे के सारे उसमें एक्सेप्ट कर लिए, कानून बना। और कानून बनने के बाद फिर साल भर नहीं गुजरा
और साल भर के अंदर ही आपको ये जरूरत महसूस होगी इसमें बदलाव होना चाहिए और वो भी ऑर्डिनेंस के माध्यम से बदलाव होना चाहिए। किसानों को जो अधिकार मिला था, जो मूल, मैं रमेश जी की बात से पूरी तरह सहमत हूं, जो आम सहमति बनी थी, एक पहली सहमति थी ये है कि किसान जिस जमीन का मालिक है उसको अधिकार है वो बेचे या ना बेचे। इसलिए जो सहमति का क्लॉज रखा गया था 80% और 70%, वो बहुत महत्वपूर्ण था, उसको आप वेव कर रहे हैं। और कहा जा रहा है कि नेशनल सिक्योरिटी और डिफेंस और सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर, रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर, अफोर्डेबल हाउसिंग, ये इंडस्ट्रियल कॉरिडोर, तो इसमें तो सभी कहते हैं कि ये तो बहुत हमने कम मुख्य रूप से इनको रखा है, इसमें तो हर योजना को इसमें शामिल किया जा सकता है। फिर आप ऑर्डिनेंस में ये भी लाते हैं कि प्राइवेट हॉस्पिटल, प्राइवेट स्कूल, प्राइवेट होटल, उसके लिए भी सरकार से आप एक्वायर करके जमीन ले सकते हैं। ये पूरी परिस्थितियों में जब किसान, ये संदेश ये गया कि ये तो किसान विरोधी है, आज हिंदुस्तान के कोने कोने से ये संदेश है। इस सरकार ने जो उद्योगपति हैं, उद्योग घराने हैं, उनके दबाव में ये कानून बनाया और वो किसानों के खिलाफ कानून बनाया। किसानों को अंग्रेजों का जो कानून था उसके बदले नया कानून बनाया। राहुल गांधी जी के जो नेतृत्व में, अगुवाई में, भट्टा परसोल से जो अभियान शुरू हुआ जिसका रमेश जी जिक्र कर रहे थे, तो वो कानून बना, तो वो किसान को लगा कि हाँ, हमको उससे मुक्ति मिली है और अंग्रेजों का काला कानून है वो समाप्त हुआ और उसी को आप वापस लेके आ रहे हैं। किसान के जो दिया गया था, अधिकार दिया गया था कि हम मालिक हैं, हमको अधिकार है, हम अपनी जमीन दें पुराने या ना कानून दें। को वापस लेकर आ छोटे रहे हैं। प्रोजेक्ट के लिए पूरी समय बात सुनी, पूरा समय मैंने कांग्रेस के सारे पक्षों की बात सुनी, पूरा समय किरीट सोमैया जी के लिए, क्योंकि उनको पॉइंट बाय पॉइंट जवाब देना है। पहला पॉइंट किरीट सोमैया, जो सोशल इंपैक्ट असेसमेंट उसी में तय हो जाता है जी, ये इसकी जरूरत है कि नहीं प्रोजेक्ट की, और जरूरत है तो कितनी जमीन की जरूरत है, तो ये सब बिंदु थे। ठीक है, रमेश जी ने किरीट सोमैया जो सबसे पहला पॉइंट रखा वो बड़ा बुनियादी सवाल था। मुझे समझ में आया कि बार बार अधिग्रहण की क्यों बात हो रही है, वितरण की क्यों बात नहीं हो रही है। हमारे रिपोर्टर ने संसद से रिपोर्ट करते हुए एक लाइन का इस्तेमाल किया जिससे मैं भी इत्तेफाक रखता हूं कि सरकार एक तरफ प्रो रिफॉर्म है, ऐसा कोई संदेश नहीं देना चाहती कि वो एंटी रिफॉर्म है। साथ में आप ऐसे भी संदेश देने की कोई भी पॉलिटिकल पार्टी हैसियत नहीं रखती कि वो एंटी फार्मर है या किसानों के खिलाफ है। क्या आप इस ऑर्डिनेंस की बहस में फंस गई है बीजेपी और आपकी सरकार? किरीट जी, वास्तव में अधिग्रहण और वितरण ये दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। अगर सरकार के पास जमीन होगी या सरकार को हाउसिंग फॉर ऑल 6 करोड़ घर बनाने हैं, तो घर बनाने होंगे, सिर्फ मैं उसको 25 बाय 25 की जमीन का टुकड़ा महानगरों में दूंगा तो क्या होगा? मुझे घर बना के देना है। और अगर घर बनाना है 6 करोड़ हो या 3 करोड़ हो, उसके लिए जमीन लगेगी। तो मूल पॉइंट क्या है? घर बनाने के लिए जमीन चाहिए। अब उस घर में बिजली भी लगेगी। आज स्थिति क्या है ग्रामीण विभागों में बिजली की? उत्तर प्रदेश में तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं है ना। अब वहां बिजली की क्या अवस्था है? अगर बिजली देनी होगी तो बिजली के उद्योग लगाने पड़ेंगे। और बिजली के उद्योग, मुझे भाई बताए, कोई बताए कि किसके पास इतना पैसा है? सरकार लगाती थी, लेकिन सभी राजकीय पक्षों, एक हाथ को एक्सेप्शन छोड़कर सभी राज्यों में विभिन्न पार्टियों की सरकार है। सभी ने पीपीपी मॉडल अपनाया है कि नहीं, मुझे बताइए भैया। यहां एक बात करना और अपने राज्य में सरकार है वहां पर पीपीपी मॉडल चलाना। अब पीपीपी हो या प्राइवेट हो या सरकार हो, अगर आपको बिजली का प्रकल्प लगाना है तो कितनी जमीन लगेगी? और मुझे बताइए, अगर मुझे 50,000 एकड़ जमीन चाहिए, उसमें से 40,000 एकड़ आ गई और बाकी 350 एकड़ या 5,000 एकड़ के लिए रुक जाता है प्रकल्प। मैं सबसे पहली स्पष्टता कर दूं,
भैया ये 2013 की बात कर रहे हैं सभी पार्टियां, लेकिन 47 में हमें आजादी मिली ना भैया। 66 साल तो हम उसी कानून के अंतर्गत काम करते रहे। तब किसी को नरेंद्र मोदी या किसान या भाजपा ये नहीं याद आ रहा था। अब जब प्रक्रिया प्रारंभ हुई, 2030 में कानून आया और उसके पश्चात मेरे पास ये आंकड़े और नाम भी है और लॉजिक भी है, कारण भी है। नई सरकार आई, लोगों ने नई सरकार इसके लिए लाई कि नई सरकार विकास की गति बढ़ाएगी। नई सरकार ग्रामीण भागों में रास्ते बनाएंगे, ग्रामीण भागों में भी घर बनाएंगे, शहरों में भी नागर ने गरीबों को घर सुमाया एक बड़ा अच्छा पॉइंट रखा था यहां पर कि जो जमीन का अधिग्रहण हुआ, ऐसी कितनी जमीन है उसका कोई इस्तेमाल नहीं हो पाया, उसमें उसका भैया जी से पूछना चाहता हूं, एक बात मुझे जवाब दे दें। जो अब से पहले बिल्कुल गाजियाबाद हमारे एनसीआर रीजन में पड़ता है, वहां उद्योगों के लिए जमीन अधिग्रहण हुई, उसके बाद उस पर उद्योग लगे, उद्योग बंद करके 2 साल में यूपीएसआईडीसी से उसका लैंड यूज चेंज करके उसमें कॉमर्शियल मॉल कॉम्प्लेक्स बन रहे हैं, शादियों के बारात घर बन रहे हैं। किसान से उद्योग के नाम पे जमीन ली जाती है, फिर उसका लैंड यूज चेंज कर दिया जाता है। ली गई है जमीन, बड़ा पॉइंट है कि जो ली गई है जमीन। आदरणीय सुमैया जी, आप देश को बताइए कौन कौन से उद्योग ऐसे हैं जो आपके यहां जमीन मांग रहे हैं और आपके पास में कितनी जमीन कम पड़ रही है। ठीक है, एक मिनट किरण सुमैया जवाब देंगे। हाँ किरण जी, क्योंकि आपने कहा ना कि सरकार को सबको घर देना है तो उसके लिए जमीन चाहिए, घर देंगे तो उसके लिए बिजली चाहिए, बिजली देंगे तो उसके लिए व्यवस्थित करने के लिए उसके प्लांट्स चाहिए। यही आप लॉजिक दे रहे हैं ना, इसलिए मैं कह रहा हूं कि जो दिए गए थे उनका क्या हुआ, क्या उनमें कोई परिवर्तन होगा? और ये तो सभी आपसे पूछ रहे हैं, फिर ये ऑर्डिनेंस लाने की जल्दीबाजी क्यों? तो ये 2013 में भी यही स्थिति थी, तो क्यों वोट किया इतना? भैया कंसेंसस में वोट किया इन्होंने, क्या बदल गया? अब देंगे किरण जी जवाब देंगे। निखिल यही पूछ रहे हैं जी। नहीं, मुझे मंजूर है, आपके सभी प्रश्न मुझे मंजूर है। 7.5 महीने हुए हैं, आपने जो प्रश्न उपस्थित किया, आपने यानी जो जनता के मन में कि भी जो जमीन पड़ी है उसका क्या, उसका दुरुपयोग रोका जाएगा, जरूर रोका जाएगा। नंबर 2, जो जमीन पड़ी है उसका उपयोग किया जाएगा। राज्य सरकार के साथ में बातचीत करके उस दिशा में भी कदम उठाना चाहिए। अब तीसरी बात मैं कह रहा हूं कि भाई ये जो बदलाव क्यों कानून में लाना चाहते हैं। नई सरकार आने के बाद में सभी राज्यों को बुलाया, सभी राज्यों को, 32 राज्य और यूनियन टेरिटरीज आई। और यह जो आप बात कर रहे हो ना कि जो हमने जो अभी जो ऑर्डिनेंस या जो लोकसभा में या राज्यसभा में जो चर्चा करने जा रहे हैं, वो 5 बिंदु किसने दिए थे आप जानते हो? मैं आपको बताता हूं। जो 32 राज्य और वो आए थे, इसमें सबसे पहला महाराष्ट्र के पृथ्वीराज। उनको आप बिल्कुल रिस्पॉन्ड करेगा। अभी आप जरूर रिस्पॉन्ड करिए। अभी आप जरा रमेश जी रिस्पॉन्ड करें इस बात पर। हाँ कि रिस्वाई अपनी बात पूरी कर रहे हैं, वो कागज पे लिख के रखे, मैं भी कागज पे नोट कर रहा था। मैं भी नोट कर रहा था, किसी को नहीं रोका या टोका। अब पृथ्वीराज चौहान कांग्रेस के थे, उन्होंने ये 5 जो अभी जो सजेशन अमेंडमेंट आए हैं ना, वो 5 के 5 पृथ्वीराज चौहान के पास से आए। पृथ्वीराज चौहान यानी भैया उन्होंने भी पॉजिटिव टोन में दिया कि भाई इस प्रकार का कानून होगा तो हमारे यहां एक भी प्रकल्प नहीं लग पाएगा। उन्होंने कहा कि भैया ये जो अलग अलग बिजली से लेके, सड़क से लेके, ग्रामीण कनेक्शन से लेके, अस्पताल से लेके जो सब प्रकल्प आ रहे हैं, केरला ने कुछ सुझाव दिए, हरियाणा ने दिए, उत्तर प्रदेश ने दिए। अब इसमें से किसी में भी बीजेपी की सरकार नहीं थी भैया मेरे। आप क्यों मानते हैं, आप क्यों मानते हैं किरण सुमैया कि किसी भी जगह की जमीन लेने के, मैं अधिग्रहण के ही मसले पर आ रहा हूं, वहां का सोशियो पॉलिटिकल एनालिसिस करना जरूरी नहीं है? सामाजिक आकलन तो सबसे जरूरी है। दुष्यंत नागर कुछ पूछना चाह रहे हैं, फिर रमेश जी आपसे भी पूछना चाह रहा था। जनवरी में ये कानून लागू हुआ है, जवाब दे रहा हूं। हाँ एक मिनट दुष्यंत नागर, जनवरी में ये कानून लागू हुआ है, 2 महीने यूपीए की गवर्नमेंट रही, उसके बाद आपकी सरकार आ गई। साल 2 साल इसके परिणाम तो देखते, उसका अध्ययन करते। अगर कोई परेशानी आती, जमीन उद्योगों के लिए कम पड़ती, तो आप इसमें परिवर्तन कर सकते थे, सबके सलाह लेते। पिछली बार जो आज लोकसभा की स्पीकर हैं सुमित्रा महाजन जी, वो स्टैंडिंग कमेटी की चेयरमैन थी, मैं भी गया था उनके पास, तब तो उनके और बातें थी, आज दूसरी बातें हो रही हैं। हमारे प्रतिनिधि किसान संघर्ष समिति के लोग बीजेपी के हर जब विरोधी पक्ष में थे, हर नेता से मिले, तब किसानों के साथ थे, आज सुर बदल गए। ये सिर्फ कुछ लोगों को, जैसे ये सामाजिक आकलन क्यों नहीं, मगर हम अधिग्रहण के ही मसले पर हैं। रमेश जी कुछ पूछना चाह रहे हैं
देखिए नहीं, मैं आपको एक पहला स्पष्ट कर दूं कि जब जनता ने लोकतंत्र में 5 साल के बाद में चुनाव होते हैं, हर एक पार्टी अपना पक्ष रखती है, और जनता जब नई सरकार और पूर्ण बहुमत 30 साल के बाद में दिया, तो भाई विकास के लिए दिया ना, विकास के लिए हमने ये मॉडल रखा आप है। विकास करिए और किरण दूसरा- सुमैया जी, आप एक विकास मिनट आप सुन लो। सर, चुनाव प्रचार के दौरान एक आपने इस मिनट। मॉडल का कहीं जिक्र नहीं किया। नहीं, आप चुनाव विकास करिए। प्रचार के एक दौरान मिनट। आपने कभी कभी एक बार दुष्यंत नहीं जी, कहा। थोड़ा सा मैं माफी चाहूंगा, थोड़ा हम लोग मैं इस तरह की बहस नहीं कराता। रमेश जी आप बोले, क्योंकि इसीलिए मैं कह रहा हूं 282 सीट मिली है नरेंद्र मोदी को, उसको कोई उनसे छीन नहीं सकता। लेकिन सवाल यह है कि आप सामाजिक आकलन से क्यों बचना चाहते हैं? सबसे बड़ा आकलन तो किसी भी हम इलाके नहीं का बचना चाहते अभिगान, मैं वही बात कर रहा हूं कि देखो ये अमेंडमेंट में भी स्पष्ट लिखा है कि राज्य सरकार आप सुन लो, राज्य सरकार, ये महाराष्ट्र सरकार ने सुझाव दिया, लेकिन अभी भी राज्य सरकार इस संबंध में निर्णय ले सकती है, यही लिखा है इसमें। ठीक है। मैं वापस तो एक कदम आगे बढ़ना चाहता हूं। ठीक है। आज भी जो बातें हुई भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की, सांसदों के बीच में, हम चर्चा के लिए तैयार हैं, और भी इसमें कोई सुझाव कोई देते हैं, संसद में देते हैं, संसद के चर्चा के दरमियान आता है, तो हम वो स्वीकार करने तैयार हैं। ठीक है। रमेश जी, मैं बहुत देर से रमेश जी कुछ कहना चाह रहे हैं। वो कह रहे हैं कि राज्य सरकारों का इसका अधिकार होगा, वो उनसे नहीं छीना जा रहा है। देखिए, बहुत ही बुनियादी मसला है सामाजिक आकलन क्यों होना चाहिए। इस देश में आजादी के बाद से अब तक 6 करोड़ लोगों का विस्थापन हुआ, जिनकी जमीन उद्योग के नाम पे ली गई, जिनकी जमीन बांध के नाम पे ली गई, जिनकी जमीन सड़क के नाम पे ली गई, जिनकी जमीन खदान के नाम पे ली गई, उनका पुनर्वास यदि राष्ट्रीय औसत भी देखें तो केवल 17% है। यानी कि केवल 17% का पुनर्वास हुआ, और बाकी सब आज भी सड़क में है, दिल्ली की झुग्गी बस्तियों में है, महाराष्ट्र की झुग्गी बस्तियों में, बेंगलोर की झुग्गी बस्तियों में है। तो यदि आप सामाजिक आकलन का विश्लेषण नहीं करना चाहते, तो इसका सीधा सीधा अर्थ यह जाता है कि आप उनके बुनियादी अधिकार जो हैं, जो उनके संवैधानिक अधिकार हैं, उनको आप डिनाई कर रहे हैं, उनको आप इस देश का नागरिक मानने से मना कर रहे हैं। नंबर 1। दूसरा जो इससे जो जुड़ा हुआ मसला है कि आजादी के बाद से अब तक, यानी कि सच कहा जाए तो इस कानून को, भूमि अधिग्रहण कानून के 120 वर्षों के इतिहास में कभी इसका उपयोग जनहित में गरीबों के लिए जमीन अधिग्रहण करके उनको बांटने में नहीं हुआ। क्या वो जनहित नहीं है? क्या वो जनहित नहीं है? हाँ। यदि अधिग्रहण इसलिए, ठीक है, यदि किरण सुमैया कह रहे हैं कि यह अधिग्रहण वो इसलिए करना चाहते हैं, मतलब बीजेपी की सोच है ताकि उन गरीबों के लिए 6 करोड़ घर बने। देखिए, विकास का मतलब, विकास केवल एक आर्थिक पैमाना नहीं है, विकास का मतलब सामाजिक पैमाना भी है। और यदि इस देश में जनहित गरीबों को जमीन बांटना नहीं है, केवल उद्योगों को जमीन बांटना है, तो सरकार इसको स्पष्ट रूप से कह दे ताकि हम भी मान लें। यहाँ पर बहुत अच्छा पॉइंट है। मैं ले रहा हूं यहाँ पर एक छोटा सा ब्रेक, जाते जाते 10 सेकंड में एक बात बताऊंगा पुनिया साहब, उसके बाद आपको समय दूंगा, हिमांशु के पास आऊंगा। लोकसभा चुनाव के दौरान, और आप लोग भी इस बात को ध्यान से सुनिए, क्योंकि किरीट ने कहा कि देश का जनादेश उन लोगों को मिला। मैं गुजरात में था, गांव देहात घूम रहा था। हजीरा आप सब जानते हैं, एक औद्योगिक जगह है। वहां पर पंचायत लगाई, लोगों से बात की, और उन्होंने बताया कि उद्योगों के लिए जमीन जो ली गई थी उस गांव में 1970 के आखिर के दशक में, उस गांव में इंदिरा गांधी ने 1979 में 1979 में आकर यह वादा किया कि आपको आपके हिसाब से, और ये बहुत बड़ा औद्योगिक इलाका है, मुआवजा मिलेगा। उसके बाद उन्होंने, मैं बताऊं, कतई भी इस बात पर नहीं पढ़ रहा हूं कि वो नरेंद्र मोदी का गुजरात है, अब तो देश के प्रधानमंत्री, मैं इस पॉइंट पर नहीं पढ़ रहा हूं। उसके बाद उन्होंने तमाम साल सिर्फ कानूनी लड़ाई लड़ी इस बात को लेकर कि किसका मुआवजा कितना, जिसमें परिवारों में बुजुर्गों की मृत्यु हो गई, नए बच्चों ने आकर लड़ाई लड़ी, और वो सिलसिला चलता गया, जिसका एक अंश उन्होंने तब मुझे बताया कि अभी भी अधूरा है। तो ये है एक कहानी औद्योगिकरण की, एक बहुत मशहूर औद्योगिक बेल्ट गुजरात की। समझ रहे हैं आप? मैं वापस आ रहा हूं, कहीं मत जाइएगा, एक छोटे से ब्रेक के बाद।
वक्त बहुत कम है। पुनिया साहब, आप कुछ कहना चाह रहे थे, इसलिए जानबूझकर मैंने हजीरा की वो कहानी सुनाई। सवाल कांग्रेस और बीजेपी का नहीं है, औद्योगिकरण का। जब किसी की जमीन ली जाती है, अंत में क्या मिलता है उसकी तस्वीर भी बहुत दुखदाई रही है। पुनिया साहब, हिमांशु, अच्छा मुझसे पूछ रहे हैं? हाँ पुनिया साहब, आपसे पूछ रहे हैं, वक्त कम है। ये सही है। और रमेश जी ने जो मुद्दा उठाया कि वितरण भी होना चाहिए, लैंड डिस्ट्रीब्यूशन भी होना चाहिए, बहुत महत्वपूर्ण है। और विशेष रूप से जो ट्राइबल एरियाज में रहते हैं, जो अनुसूचित जाति के लोग हैं, उनको आज भी सिर ढकने की जगह नहीं है। और दूसरा मैं कहना चाहूंगा, सोमैया जी जो बात कर रहे थे कि नई सरकार आई है, उनको घर बनाने हैं, गरीबों के लिए घर बनाने हैं, फिर बिजली भी आनी है, तो कौन मना करता है? इस कानून में जो प्राविधान है, इसमें ये तो नहीं है कि आप मकान बनाना चाहेंगे तो वो मनाही है, आप नहीं मकान बना सकते। बिजली प्लांट लगाना चाहते, मनाही है, नहीं लगा सकते। जो सोशल इम्पैक्ट असेसमेंट है वो कराइए, सहमति लीजिए। मैं समझता हूं कि हिंदुस्तान में किसान को छोड़ के बाकी सब तय करते हैं कि मेरी अगर कोई संपत्ति है तो मुझे अधिकार है मैं बेचूं या ना बेचूं। ठीक है, तो आप सोशल कितने में आकलन कर रही है सामाजिक तौर पर, चाहे वो जमीन के बारे उसको नजरअंदाज नहीं करिए। भट्टा परसौल के चाहिए। जी, मैं हिमांशु को ला रहा हूं, वक्त बहुत कम है। फिर भट्टा परसौल के आंदोलन के बाद हिमांशु क्या हुआ था? देखिए, लोकसभा चुनाव का जब चुनावी अभियान शुरू हुआ तो मैं सबसे पहले टप्पल गया था, जो कि वहां से 40-50 किलोमीटर दूर है भट्टा परसौल से, और उन किसानों से मिला जिन्होंने सबसे पहले आंदोलन किया था। जहां पर एक हाईवे बन रहा था, एक्सप्रेसवे, वहां पुलिस की फायरिंग हुई, किसान मरे, किसान आंदोलन शुरू हुआ, एक नई राजनीतिक बहस हुई, देश को एक नया कानून 3 साल बाद मिला। लेकिन जब मैं वहां ऑन स्पॉट पर गया तो उन्होंने कहा, उन लोगों ने, कि आपने जो नया कानून बनाया उसमें उसका फायदा तो जो सितंबर 2012 से जो जमीन अधिग्रहण हुआ है उनको ही मिला। तो जिन किसानों ने लड़ाई लड़ी देश में एक नया कानून के लिए, और कानून बदला भी, 100 साल से ज्यादा पुराना कानून बदला सबकी राजनीतिक सहमति से, लेकिन जिन्होंने अपना बलिदान दिया, अपना सब कुछ कुर्बान किया, जमीन खोया उस आंदोलन में, परिवार वालों को खोया, उनको तो कुछ मिला ही नहीं इस आंदोलन में। तो बहुत सारे अनसुलझे सवाल हैं, मुझे लगता है अभी भी कुछ बदला, बहुत कुछ नहीं बदला जमीन। मेरे पास बिल्कुल वक्त नहीं है। आखिरी 10 सेकंड में किरीट सोमैया, आपने एक बात कही थी, रेट्रोस्पेक्टिवली लागू है। मैं दो ही बिंदु बता दूंगा आप, ज्ञान दोनों का एक लाइन में। जी प्लीज। जो सोशल इंपैक्ट असेसमेंट हमें मंजूर है, राज्यों को हमने अधिकार दिया है, उस संबंध में और अधिक सुझाव आएंगे, हम स्वागत करेंगे। दूसरी बात, जो सहमति लेने के संबंध में भी हमें जो भी सुझाव आएंगे, हम पार्लियामेंट में उस विषय पर भी डिस्कशन करके उस संबंध में भी किस प्रकार से पॉजिटिव टोन रखा जाता है। ठीक है, मैं अंश को किरीट सोमैया आपके रखूंगा। मैं अपने डायरेक्टर से रिक्वेस्ट करूंगा। हाँ, 10 सेकंड निकले। एक ही सुझाव है, अध्यादेश वापस लें और पूरे सुझाव मांगे। अध्यादेश सुझाव मांगने का रास्ता बंद करता है। ठीक है, अध्यादेश वापस ले और पूरे सुझाव मांगे। ये बहस सिर्फ एक टेलीविजन कार्यक्रम तक सीमित नहीं रह सकती, लेकिन बहुत गंभीर बहस है। जैसे मैंने कहा, मैं और निखिल इस बहस का हिस्सा बहुत वर्षों से हैं। बहुत गंभीर बहस है। इस बहस को हर दिन उठाने की जरूरत है, तो उठाया जाएगा और मैं कोशिश करूंगा कि वो करूं आपके लिए। फिलहाल नमस्कार।